चलिए ठीक है। सो ये स्क्रीन पे आपके एक सेंटेंस है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रोविजन टू द कॉन्ट्रारी। अच्छा अभी जो हम लोग करेंगे ये, अच्छा चलिए मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद समझ जाइएगा। आई विल नॉट टेल कि कुछ इसमें जो इसका सीक्रेट है वो मैं बताऊंगा नहीं। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रोविजन टू द कॉन्ट्रारी हेयर इन, ये हम तब कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वी आर डूइंग दिस पैसेज एट द लेवल व्हेन ऑलरेडी वी हैव डन 3 लैप ऑफ अनुवादातन। 30 तो कम से कम आपने कर ही लिया है, और चौथे लैब का भी कितना, 5 तो हो गया, 28 29 30 31 1 2 3 छठा 6 आपने 36 तो आपने कम से कम कर ही लिया है। और निश्चित तौर पे जिनमें आप में से जिन लोगों के अंदर बहुत जिजीविषा होगी कि नहीं हमें तो निश्चित तौर पे इस बार पटना हाई कोर्ट का एग्जाम निकालना ही है, तो वे केवल ये 36 के ऊपर डिपेंडेंट ना होंगे और भी कर रहे होंगे मे बी। तो उसके अतिरिक्त हमने बीच बीच में पैसेजेस जो कराए हैं वो अलग से है। तो मुझे लग रहा है कि मोटे तौर पे लगभग 40 पैसेज, लीगल 40 पैसेज करने के बाद अब आज हम यहाँ पे इस पैसेज के पास खड़े हैं। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रोविजन टू द कॉन्ट्रारी हियरिन द इंडेमनीफाइंग पार्टी शैल इंडेमनीफाई, डिफेंड एंड होल्ड हार्मलेस the indemnified party from and against any and all claims, damages, losses, liabilities, costs and expenses including reasonable attorney's fees arising out of or in connection with any breach of this agreement by the indemnifying party. कौन है हमारे अनुवाद वीर जो पहले शुरू करेंगे? हाँ? अनुवाद वीर बताइए। टर्म्स देख लेते हैं एक एक करके, टर्म्स देख लेने से आसानी हो जाएगी अनुवाद करने में। पहला टर्म है नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब क्या होता है? किसी बात के होते हुए भी, बात के होते हुए भी, वेरी गुड, किसी बात के होते हुए भी। अच्छा आज थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया है, जो इसका सही अनुवाद पहले मैं एक सेंटेंस के बाद ही दे रहा था, अभी मैंने अनुवाद सही तो दिया है लेकिन लास्ट में दे दिया। देखिए जैसे बस मैंने आपको झलक दिखा दी, तो जब मैं ये आपको पीडीएफ साझा करूंगा तो मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको बढ़िया ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए समझेंगे कि अनुवाद, इस तरह के अनुवाद करना कितना सरल है। मूल रूप से आपको लग रहा है ना कितना मुश्किल है, पर एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बहुत सरल है और हम समझेंगे कैसे इतना सरल है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब प्रावधान। वेरी गुड, बन गया अनुवाद तो, क्या चाहिए? प्रावधान। कॉन्ट्रारी मतलब विपरीत, कंट्रारी, या विरोधाभास। विरोधाभासी। हाँ जी विरोधाभास सर। ठीक है, विपरीत, विरोधाभास, जो मतलब एज पर द कॉन्टेक्स्ट जो आएगा हम उसको लिख लेंगे, विपरीत ही हम फिलहाल लिख रहे हैं। इंडेमनीफाइंग पार्टी मतलब क्षतिधारक पक्ष। क्षतिधारक नहीं होगा, क्षतिपूर्ति करने वाला। डिफेंड मतलब बचाव, बचाव पक्ष। हार्मलेस मतलब नुकसान रहित, और हाँ क्लेम्स मतलब दावे, हाँ दावे दावे। डैमेजेस मतलब क्षति, लॉसेस मतलब भी क्षति, हानि मतलब नुकसान, हाँ क्या बोल रहे हैं, लॉसेस हानि, सॉरी हानि एकदम सही है, हानि। तो डैमेज क्षति, लॉसेस हानि। लायबिलिटीज मतलब देयता बोल सकते हैं, देनदारी बोल सकते हैं ना। कॉस्ट मतलब कीमत, एक्सपेंस मतलब व्यय, रीजनेबल मतलब तार्किक शब्द, यहाँ पे सुसंगत या ऐसा कुछ शब्द हम यूज कर सकते हैं, तार्किक या सुसंगत यूज कर सकते हैं, है ना। तो सुसंगत यहाँ तार्किक मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विथ एनी ब्रीच, ब्रीच मतलब उल्लंघन। बहुत बढ़िया, एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड, उल्लंघन। ऑफ दिस एग्रीमेंट, उल्लंघन के लिए जब हम लॉ ब्रीच करते हैं तो उल्लंघन, यदि हम लोगों ने किसी नियम का उल्लंघन किया तो नियम भंग। नियम तो अंग्रेजी शब्द क्या प्रयोग किया जाए? ब्रीच ऑफ लॉ,
नहीं नहीं, लॉ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नियम इज नॉट लॉ, मतलब Rule. नियम इज लॉ, नियम Breach इज of रूल। rule. एक्चुअली मैं नियम मतलब रूल Rule. Rule. breach of trust, कॉन्ट्रावेंशन, जैसे मैं कहूं कि हमारे कार्यालय में सभी कार्मिक राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का उल्लंघन करते हैं, तो विल यू से ब्रीच? कॉन्ट्रावेंशन, कंट्रावेंशन, वेरी गुड, दैट विल नॉट बी वाह। ब्रीच, ठीक है, दैट विल बी कंट्रावेंशन, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीमेंट, मतलब करार। करार, ये तो हमने धारा 3(3) में खूब पढ़ा है। हाँ भाई, अब हमको सारे शब्द आते हैं, अब हम इससे अनुवाद करेंगे। बताइए बताइए। अच्छा, इतना सन्नाटा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आप लोगों को ऐसे सोचने शुरू तो हम लोग पहले, सर अच्छे से सबसे पहले तो आप जो है हेयर इन से इसको एक तोड़िए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रोविजन टू द कॉन्ट्रारी हेयर इन, एक हो गया। दैट ये हमारा नंबर 1। द इंडेमनीफाइंग पार्टी शैल इंडेमनीफाई, डिफेंड एंड होल्ड, ठीक है, हार्मलेस द इंडेमनीफाइड पार्टी and hold harmless the indemnified party from and against any and all claims, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, any and all claims ही एक ही चीज है, इसको एक साथ लिख देंगे, है ना। and against के इसके के विरुद्ध all claims, ये नंबर 1 हो जाएगा जब आप इसको लिखेंगे। damages नंबर 2 हो जाएगा, losses नंबर 3, liabilities नंबर 4, cost नंबर 5 and expenses नंबर 6, ठीक है। arising out or in connection with any breach of this agreement by the indemnifying party, ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा नंबर 2 पार्ट, यहां से लेकर के द indemnifying party shall indemnify, defend and hold harmless the indemnified party from and against any and all claims। तो यहां से आपका मतलब, मैं जस्ट अनुवाद के हिसाब से इसको बांटने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आसानी से हम अनुवाद कर पाए। बताइए गौरव, बताइए। सर, इसमें किसी बात के होते हुए भी इसके विपरीत कोई प्रावधान, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। Not sir, expanding any provisions to the contrary herein. To the contrary herein. Herein का मतलब क्या हुआ? इसमें यहाँ दिया हुआ है, इसमें के जगह आप इसके यूज करें, इसमें की जगह आप इसके यूज करें, है ना, क्योंकि हम इसके विपरीत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के बावजूद, इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के बावजूद या किसी भी प्रावधान के होते हुए, कोई दिक्कत? इसके विपरीत या इसके बावजूद किसी भी प्रावधान के होते हुए, किसी भी प्रावधान के होते हुए, ठीक है। यहां तक आगे अब आते हैं हम। द इंडेमनीफाइंग पार्टी शैल इंडेमनीफाई, ठीक है। तो इंडेमनीफाइंग मतलब क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाला पक्ष। इंडेमनीफाइंग पार्टी मतलब ऐसा पक्ष जो क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले पक्ष को किसी भी मतलब एनी एंड ऑल क्लेम्स, ठीक है, किसी भी और सभी दावों, यहां से हम चल रहे हैं, किसी भी और सभी दावों, क्षति, हानि, फिर देनदारियों, और कॉस्ट मतलब लागतों, और क्या हो गया आपका, खर्चों, जिसमें वकीलों की उचित फीस भी शामिल है। उचित बोल सकते हैं, जिसमें वकीलों की उचित फीस भी शामिल है ना, उचित बोलना भी ठीक रहेगा, इंक्लूडिंग रीजनेबल, विच उचित अटॉर्नीज फीस भी शामिल है। से, अब यहां तक आ गया हमारा से। अब फिर हम यहां से चलते हैं से। अब शैल इंडेमनीफाई वाला मैटर यहां पे आएगा। ये अब आपका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले सब्जेक्ट लिया द इंडेमनीफाइंग पार्टी,
इंडेमनीफाइंग पार्टी वाज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, शैल इंडेमनीफाई वाला ये जो पूरा पोर्शन आ गया, ये चूंकि पार्ट ऑफ द वर्ब, तो इसको हम लास्ट में लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम पहले फिट करेंगे। तो यहां से ये जो है आपका ऑब्जेक्ट, इसको हम पहले लेकर के एनी एंड ऑल क्लेम्स, किसी और सभी दावों, दावों के बाद क्षति, हानि, देनदारी, कीमत या लागत, लागत बोलना ज्यादा उचित रहेगा, और खर्चों, खर्चों में वकीलों के उचित खर्चों सहित। फिर हम आएंगे शैल इंडेमनीफाई, शैल इंडेमनीफाई, क्योंकि भाई वर्ब भी तो हम रखेंगे लास्ट में, तो उससे क्या करेंगे, तो इससे क्षतिपूर्ति, शैल इंडेमनीफाई, इन सब चीजों से इंडेमनीफाई। और क्या क्या इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई के बाद क्या करेंगे, इंडेमनीफाई डिफेंड मतलब बचाव, और होल्ड, होल्ड मतलब, और होल्ड क्या, कहा गया भाई, होल्ड हार्मलेस। तो होल्ड हार्मलेस द इंडेमनीफाइंग पार्टी, जो ये आपको सबसे अधिक परेशान कर रहा है, होल्ड हार्मलेस क्या चीज, कहा गया भाई, हाँ हार्मलेस, होल्ड हार्मलेस द इंडेमनीफाइड पार्टी फ्रॉम एंड अगेंस्ट, ठीक है, ये हमने कर लिया है। लास्ट में क्या, अराइजिंग आउट ऑफ, नहीं ये तो हो गया, यहां तक हो गया, फ्रॉम एंड अगेंस्ट, अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विथ एनी ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट बाय द इंडेमनीफाइंग पार्टी। तो क्या हो जाएगा कि से क्षतिपूर्ति, रक्षा और हानि, और रक्षा और हानि रहित या नुकसान रहित, होल्ड मतलब उसे रखा जाएगा, या हाँ रखा जाएगा, जो इस समझौते के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं, जो इस अराइजिंग आउट ऑफ और इन कनेक्शन विथ, जो इस समझौते के ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट, उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं, जो इस जो क्षतिपूर्ति पूर्ति करने वाले पक्ष, क्योंकि बाय द इंडेमनीफाइंग पार्टी भी तो है, जो क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के द्वारा समझौते के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से ये पूरा आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब कोई जिनके पास कॉपी पेन हो, इसे लिखे जैसे मैं बोलता जाता हूं, और फिर मुझे पढ़ के बताएं, क्योंकि इस पे लिखना उतना मतलब वो नहीं है। कौन लिख रहा है जल्दी से, ये एक सेंटेंस है और ऐसे हमें 10 सेंटेंस करने हैं। जी सर। लिखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रोविजन टू द कॉन्ट्रारी हेयरविन, इसके बावजूद या इसके विपरीत, इसके विपरीत किसी भी प्रावधान के होते हुए भी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष जी सर। हो गया, करने वाला पक्ष यस। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले पक्ष को, है ना, दो पक्ष है ना, एक क्षतिपूर्ति कर रहा है और एक क्षतिपूर्ति मतलब एक जो है जो दे रहा है, दूसरा उसको ले रहा है। तो क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले पक्ष को जी सर। पक्ष के किसी भी और सभी दावों, क्षति, हानि, देयताओं या देनदारियों, जो चाहे आप लिख सकते हैं, लागतों और व्ययों जिसमें वकीलों की उचित फीस शामिल है, से, इन सभी चीजों से क्षतिपूर्ति, बचाव और नुकसान रहित रखेगा। जो इस समझौते के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये जितनी चीजें कौन कौन सी, ये दावे, क्षति, हानि, देनदारियां, लागत, खर्चे, कौन से, ऐसा नहीं कि कोई भी, केवल वही जो इस समझौते के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा, जो के बाद लिखिएगा अमन जी, जो के बाद जो क्षतिपूर्ति करने वाले, है ना, यही है ना, कि जो इंडेमनीफाइंग पार्टी, क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष द्वारा इस समझौते के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं।
तो देखिए इसमें आपको समझना बस इतना है कि ये जो बात कही जा रही है, एक क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष है, एक क्षतिपूर्ति मतलब भरने वाला, एक लेने वाला पक्ष है। तो इसमें बात कही जा रही है पहले पोर्शन में कि इसके विपरीत इस प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, ठीक है, जो क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष होगा वह क्या करेगा, किसी या सभी दावों, किसके, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले पार्टी के दावों, जो हम आखिर में लिखेंगे, जो जो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले पक्ष के किसी या सभी दावों, क्षति और फिर लॉसेस का हानि, देनदारी, लागत और व्ययों की क्षतिपूर्ति, ठीक है, की क्षतिपूर्ति से क्षतिपूर्ति, रक्षा मतलब बचाव और नुकसान रहित रखेगा। कौन, जो क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के द्वारा इस समझौते के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से पूरा आपका अनुवाद बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए भाई, एक अनुवाद अभी देख करके थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि सब क्या है। हेलो जी सर। हाँ बताइए क्या लगा। जिसने निरंतर अभ्यास किया उसे थोड़ा सा लगेगा, मतलब वो पकड़ पाएगा। जिसने अभ्यास नहीं किया उसके लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल रहेगा ही। to acknowledge and agree. बताइए, अब यहाँ पे देखिए हेयर इन, देयर ऑफ, देखिए अब इतना इसमें सोचना नहीं है आपको। सबसे पहले द पार्टीज हेयर टू एक्नॉलेज एंड एग्री, ये आपका पहला पार्ट हो गया। दैट यहाँ पे आगे आपका कंजंक्शन, तो यहां से आप तोड़िए कि द पार्टीज हेयर टू एक्नॉलेज एंड एग्री, पक्ष, हेयर टू मतलब यहाँ पर, हेयर टू मतलब यहाँ पर पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं, पक्ष पार्टीज को पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं एवं सहमत होते हैं कि, खत्म बात। तो ये आपका पहला पोर्शन निकल गया। ऐसे एक एक पोर्शन आप कट करते चलेंगे तब आप अनुवाद में आगे बढ़ेंगे और आप कॉन्फिडेंस से करते जाएंगे। यहाँ पर द पार्टीज, पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट मतलब विवाद, कंट्रोवर्सी मतलब विरोधाभास। हाँ जी विरोधाभास। ठीक है, कोई विवाद, विरोधाभास और क्लेम मतलब दावा। लेकिन इस करार से संबंधित उत्पन्न होने वाले दावे। हेलो एक मिनट, arising out of और relating to this agreement, इसको थोड़ा आप उल्टा लेके चलेंगे कि दिस एग्रीमेंट, इस समझौते से संबंधित या इससे उत्पन्न होने वाले, इस समझौते से संबंधित या इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी तरह का क्या, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, कंट्रोवर्सी मतलब विरोधाभास और दाव। ये हो गया, यहां तक आप खत्म। फिर और लग गया या, फिर या लगा दीजिए, या कोई आदमी लिखते भी रहे साथ में तो अच्छा रहेगा, फिर मतलब बार बार फिर किसी को दोहराना नहीं पड़ेगा, तो हम ज्यादा कर पाएंगे। या द ब्रीच मतलब, अब यहां तक हो गया आपका, 2 लाइन खत्म। और द ब्रीच, टर्मिनेशन और इनवैलिडिटी देयर ऑफ, ठीक है। तो या द ब्रीच मतलब अवमानना या उल्लंघन, अवमानना नहीं होगा, अवमानना को बोलते हैं, अवमानना के लिए शब्द होता है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट इज अवमानना। हाँ, कंटेम्प्ट इज अवमानना।
ब्रीच इज उल्लंघन, उल्लंघन, टर्मिनेशन मतलब समापन, समाप्ति, और इनवैलिडिटी मतलब अवैधता। अवैध, हाँ, तो या उल्लंघन, समाप्ति या अवैधता, ठीक है, अवैधता। उसके बाद शैल बी फाइनली सेटल्ड। अब शैल बी फाइनली सेटल्ड क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे लास्ट में। तो हमने क्या बोला, इसके उल्लंघन, देयर ऑफ है ना, तो इसके उल्लंघन, समाप्ति या अवैधता या अमान्यता को अब हम लोग क्या करेंगे, शैल बी फाइनली सेटल्ड, इसको तो हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये तो भाई वर्ब है ना, और हिंदी में वर्ब तो सबसे आखिर में जाएगा, मतलब जहां पर भी उसकी जगह सबसे आखिर में आएंगे, उससे पहले उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लेकर के आएंगे हम। तो अब शैल बी फाइनली सेटल्ड बाई व्हाट, बाई आर्बिट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर आ गया एंड। देखिए कितना आसान है, आपको ये सेंटेंस अपने आप बता रहा है कि मुझे यहां से तोड़ के अनुवाद करो, बस थोड़ा सा आपको अपना एक मतलब वो यूज करना है। तो ये क्या बोल रहा है, अब यहां से हम क्या करेंगे, शैल बी फाइनली सेटल्ड को साइड में सेटल करेंगे, और हम यहां से सीधे उठाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अंतरराष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही बोल लीजिए चलेगा। और अच्छा, कई बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे वाणिज्य कोष बोल सकते हैं, लेकिन बहुत प्रचलित जो शब्द है ना, विशेषकर नाम, जैसे इस तरह की संस्थाओं के जिनको कि वैश्विक स्तर पे उसी नाम से जाना जाता है, तो इनका ट्रांसलिटरेशन ही करते हैं। अब इनके लिए एकदम से कोई अलग से ढूंढना शुरू करें आप कि इनका हिंदी क्या होगा और लिख देने से बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे यूनाइटेड नेशंस को संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत व्यापक तौर पे प्रयोग करते हैं, तो आप उसका वो लिखें। लेकिन जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन हम लोग करते हैं बहुत व्यापक स्तर पे, बट कुछ कुछ होता है जिसको कि हम लोग उसी फॉर्म में ज्यादा यूज करते हैं। तो जैसे एक होता है वर्ल्ड हेरिटेज वाला, क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज फोरम, जो भी है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ है जिनको कि हम लोग उसी फॉर्म में ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो वैसे आप लोग करिए, कोई बात नहीं है। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो मतलब ऐसे ये नाम ही बिल्कुल रूढ़ हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियमों इन अकॉर्डेंस विथ का क्या होता है, के अनुसार, तो के नियमों के अनुसार क्या होगा, आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता के द्वारा शैल बी फाइनली सेटल्ड, मध्यस्थता के द्वारा अंततः निपटाया जाएगा। तो अंततः को आप चाहें तो यहां भी रख सकते हैं, देयर ऑफ, जैसे हमने कहा कि एग्रीमेंट देयर ऑफ शैल बी, तो अंततः से शुरू करके, मतलब देयर ऑफ के बाद में अंततः से शुरू करके, और फिर इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियमों के द्वारा नियमों के अनुसार मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाएगा, या अंततः को आप बाद में भी रख सकते हैं कि अंततः सुलझाया जाएगा। तो ये आपका यहां तक हो गया खत्म, है ना। एंड जजमेंट अपॉन द अवार्ड rendered by the arbitrators may be entered in any court having jurisdiction thereof। अब बस इतना सा बच गया। तो अब ये पहले सब्जेक्ट, जजमेंट अपॉन द अवार्ड रेंडर्ड बाय द आर्बिट्रेटर्स, तो पहले सब्जेक्ट आर्बिट्रेटर्स मतलब मध्यस्थों के द्वारा क्या पुरस्कार पर दिए गए निर्णय, आर्बिट्रेटर्स रेंडर्ड मतलब रेंडर्ड बाय जजमेंट अपॉन द अवार्ड रेंडर्ड बाय द आर्बिट्रेटर्स मे बी एंटर इन एनी कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन देयरऑफ। तो मध्यस्थताओं के द्वारा दिए गए अवार्ड, सम्मान, है ना, के बारे में जजमेंट मतलब जो निर्णय, हाँ निर्णय, तो ये हो जाएगा आपका निर्णय मे बी एंटर्ड इन एनी कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन देयरऑफ। निर्णय उसके बाद में क्या, उसके क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में सुने जा सकते हैं। मे बी एंटर्ड के लिए हम सुने जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सुने जा सकते हैं या दिए जा सकते हैं।
इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस 3 पार्ट में यदि आपने इसको किया तो ये बन जाएगा। तो किसने लिखा है मुझे बताइए? द पार्टीज हियर टू एक्नॉलेज एंड एग्री, पक्ष यहाँ पर इस बात को यहाँ पर स्वीकार पक्ष, करती है। हाँ, कि स्वीकार करती है हाँ, और सहमत होती है हाँ, कि हाँ, इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, विरोधाभास या दावा हम्म, या उल्लंघन, हम्म, समाप्ति या अमान्यता को अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियमों के अनुसार मध्यस्थता के द्वारा अंततः निपटाया जाएगा और मध्यस्थतों के द्वारा दिए गए सम्मान पर दिए गए निर्णय उसके क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में दिए जा सकते हैं या सुनाए जा सकते हैं। सुने जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, खत्म बात। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे कहाँ से ब्रेक करना है, सेंटेंस कहाँ से टूट रहा है, और वर्ब कहाँ से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट कहाँ तक उठाएंगे, और वर्ब, क्योंकि एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि जो वर्ब है वो आखिर में जाएगा, ऑब्जेक्ट उसके पहले में उठा करके लाना है और उल्टे अरेंज करना है। वो सेम वही फॉर्मूला है, सब जगह वही लागू होगा। तीसरा सेंटेंस पे आते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, बताइए मुझे जल्दी से। ये तो आसान है। देयर ऑफ, देयर ऑफ, देयर इन, इनको भी थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिए, और इसको देख के आपको घबराना नहीं है। कंस्टिट्यूट एक शब्द आपके लिए थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, बाकी सारे शब्द तो ठीक है। कंस्टिट्यूट, तो इसमें शुरू कहां से करेंगे हम? इस समझौते के किसी भी प्रावधान, इस समझौते के किसी भी प्रावधान के अमान्य और इलीगल मतलब अवैध अथवा अनइन्फोर्सेबल, अनइन्फोर्सेबल मतलब इन्फोर्समेंट, इन्फोर्स का मतलब क्या होता है? प्रवर्तन, अप्रवर्तनीय, लागू करना। हाँ जी, अप्रवर्तनीय। सर फोर्सिएबल मतलब लागू होने योग्य भी होता है, लेकिन अच्छा है अप्रवर्तनीय। हाँ, ये तो रूढ़ शब्द है ना, जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है? प्रवर्तन निदेशालय। रूल्स, जो शब्द रूढ़ है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी में या लीगल ग्लॉसरी में, तो उनको हमें उसी तरीके से यूज करना है। मानक शब्दकोश का मतलब क्या होता है? पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या होता है? यही तो अंतर है मानक और पारिभाषिक। इसीलिए तो मतलब लीगल सेल जो रिलेटेड टू राजभाषा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय संस्थान आगरा, विधि तथा तकनीकी विधि एवं शब्दावली आयोग, विधि तकनीकियों, हाँ, विधि एवं विधि एवं तकनीक शब्दावली आयोग, ये सब रात दिन इसी में तो लगे हुए हैं कि हम एक ऐसे टर्मिनोलॉजी को डेवलप करें कि सब लोग एक शब्द के लिए एक ही टर्म यूज करें, ताकि एक जो पैरिटी है वो बनी रहे, और मतलब अगर कंटेंट कहीं से कहीं भी जाए तो पढ़ने समझने में दिक्कत ना। ठीक है, ये हो गया। तो कहाँ थे आप? सर, इस समझौते के किसी भी अप्रवर्तनीय, प्रावधान हाँ, के, हाँ, अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय, हाँ, अप्रवर्तनीय। तो इस समझौते के किसी भी प्रावधान के इनवैलिड मतलब अवैध, सॉरी अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय होने की स्थिति में, ठीक है, इन द इवेंट, होने की स्थिति में, इन एनी रेस्पेक्ट सच इनवैलिडिटी, illegality और unenforceability shall not affect any other provisions hereof। ठीक है, यहां तक आपको बनाना है। तो फिर से बताइए जो हमने बनाया, लिखा हो अगर किसी ने तो।
इस समझौते के किसी भी प्रावधान के अमान्य, हाँ, अवैध हाँ, या अपरिवर्तनीय होने की स्थिति में हाँ, इन एनी रिस्पेक्ट, किसी भी तरीके से, इस स्थिति में किसी भी तरीके से, इन एनी रिस्पेक्ट सच इनवैलिडिटी, ऐसी अमान्यता, इलीगैलिटी, अवैधता अथवा अप्रवर्तन मतलब अप्रवर्तनीयता, अप्रवर्तनीयता हो गया आपका। अब ये आपका यहां तक खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया। शैल नॉट इफेक्ट, अब चूंकि वर्ब है तो ये लास्ट में जाएगा। एनी अदर प्रोविजन हेयर ऑफ, तो ये पहले आएगा। तो अप्रवर्तनीयता किसी भी दूसरे प्रावधान, इसके 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 किसी भी दूसरे, हेयर ऑफ, इसके किसी भी दूसरे प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा। यहां तक हो गया। एंड और दिस एग्रीमेंट, यह समझौता, शैल बी कॉन्स्टिट्यूड एज, तो अब फिर शैल बी कॉन्स्टिट्यूड है ना, तो ये आखिर में जाएगा। एज इफ सच इनवैलिड, इलीगल और अनफोर्सेबल प्रोविजन हैड नेवर बीन कंटेन्ड हियरिन, तो और यह समझौता इस तरह से समझा जाएगा, शैल बी कंस्टिट्यूड, इस तरह से समझा जाएगा, बोल सकते हैं इस तरह से समझा जाएगा क्या, कि कंस्टिट्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग मैं हम लोग देख लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है। एंड दिस एग्रीमेंट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट, और यह समझौता इस प्रकार से समझा जाएगा जैसे कि, एज इफ, जैसे कि सच इनवैलिड, इलीगल और अनफोर्सेबल प्रोविजन हैड नेवर बीन कंटेन्ड हियरिन, जैसे कि ऐसा अवैध, अमान्य, अवैध एवं अप्रवर्तनीय प्रावधान have been contained herein, have never been contained herein, have never been contained herein, मतलब ऐसा अप्रवर्तनीय प्रावधान, herein मतलब इसमें, herein मतलब इसमें कभी शामिल नहीं, कभी भी contained मतलब इसमें कभी भी सम्मिलित नहीं था, है ना, इसमें कभी भी कंटेंट मतलब सम्मिलित नहीं था। तो ये हो गया, बन गया। अरे यार बाएं हाथ में तो इशारा, ठीक है, ये आपका ये बन गया। एक आदमी पढ़ के फटाफट सुना दीजिए पूरा सेंटेंस का। इस समझौते के किसी भी प्रावधान के अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय होने की स्थिति में, एक मिनट अमन, एक मिनट, ये मेरा कर्सर आप लोगों को दिख रहा है ना? जी सर, ये कर्सर आप लोगों को दिख रहा है क्या? अभी तो दिख रहा था सर। यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो इस, हाँ बोलिए, इस समझौते के किसी भी प्रावधान के अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय होने की स्थिति में किसी भी तरीके से ऐसी अमान्यता, अवैधता या अप्रवर्तनीयता इसके किसी भी दूसरे प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा। एवं और मतलब और एवं यह, ठीक है, और एवं चलेगा, हाँ जी सर। और यह समझौता इस तरह से समझा अच्छा, जाएगा। एक चीज में आप लोग और थोड़ा सा, अमन आपको रोक रहा हूँ, मैं बताया था मैं, मतलब आप लोग प्रयास करेंगे कि जब आप दो सेंटेंसेस को कंजंक्ट कर रहे हैं ना हिंदी में, तो एवं वर्ड यूज करें, ठीक है सर। और जब दो शब्दों को कर रहे हैं ना, तो आप लोग तथा यूज करें या और यूज करें, और जब दो सेंटेंस कंजंक्ट करें तो एवं यूज करें। और आप प्रयास करें कि आप इस पैटर्न को थ्रू आउट योर अनुवाद इसको बना के, इस शब्दों के बीच में आप तथा या और लगा दें, और वाक्यों के बीच में आप एवं लगा दें, और चाहे तो इसमें दो ही यूज करें, तथा और एवं, या और एवं, एक को ना ही यूज करें। तो ये थोड़ा सा एक, मतलब वो, हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसी ही बात है, मतलब आप कोई भी लगा सकता है, बट फिर भी मैंने आपको ऐसा करने से कई बार आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे, कई बार ऐसा लगता है कि सर, अच्छा ऋतुराज पढ़ रहा है, मैं अमन बोल रहा हूँ, ओके ठीक है। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये और, मतलब वो एकदम से कॉन्टेक्सचुअल उतना फिट नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप वाक्यों के बीच में एवं लगाएं। चलिए जी ऋतुराज जी। सर, एवं यह समझौता इस तरह से समझा जाएगा, हाँ, जैसे कि यह अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान इसमें कभी भी सम्मिलित नहीं था। एकदम बढ़िया,
एकदम बढ़िया। अब बताइए, इरिकवेबली, इरिकवेबली वेव्स, वेव्स भी अच्छा शब्द है। ज्यूरी, कंटेम्पलेटेड, बताइए। इरिकवेबली वो क्या बोलेंगे हिंदी में? मतलब अविखंडनीय, अपरिवर्तनीय। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेव्स, वेव्स मतलब वेव ऑफ होता है ना, वेव ऑफ। जी सर, छोड़ देना, नहीं छोड़ देना होगा क्या? माफ कर देना। माफ कर देना। ठीक है, माफ कर देना, वेव्स ऑफ, ओके। और कंटेम्पलेटेड, ठीक तरीके से विचार किया गया है। गहन, हाँ गहन गहराई तरीके से से। विचार किया गया। ठीक है, बताइए। द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड के लिए क्या शब्द यूज होता है? हस्ताक्षरी। वेरी गुड, अधो हस्ताक्षरी। The undersigned hereby irrevocably waives any and all rights to trial by jury in any legal proceeding arising out of or relating to this agreement or the transactions contemplated hereby. तो अब इस तरह के सेंटेंस आपको तोड़ने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा सेंटेंस को। तो तोड़ने का मौका नहीं मिलेगा तो क्या करना है? अगर आपको लगा कि सेंटेंस को तोड़ नहीं सकते हैं तो अगला चरण क्या रहेगा आपका? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? वर्ब ढूंढिए। ये वर्ब कहाँ है और वर्ब से पहले की कर्ता और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो फिर वैसे आपको करना है। तो अंडरसाइन, अधोहस्ताक्षरी, अधोहस्ताक्षरी हियर बाई irrevocably waives any and all rights to trial by jury in any legal proceeding arising out of or relating to this agreement or the transactions contemplated hereby. कहां से शुरू करेंगे बताइए? शुरू कहां से करेंगे? तो ये तो हम लिख देंगे कि अधोहस्ताक्षरी, अधोहस्ताक्षरी, अधोहस्ताक्षरी। हाँ लिखिएगा ऋतुराज जी। सर हियर बाई मतलब यहाँ, यहाँ यहाँ अधोहस्ताक्षरी, यहाँ इरिकवेबली वेव्स, जैसे आपने कहा अपरिवर्तनीय रूप से, है ना, अपरिवर्तनीय रूप से वेव्स मतलब माफ करेगा। सर इरिकवेबल इसका अटल भी तो होता है ना, अटल, अटल रूप से, अटल रूप से, जिसे काल है। लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं बैठेगा। फिर अपरिवर्तनीय रूप से, अपरिवर्तनीय रूप से माफ करना, ये ज्यादा उचित यहाँ पे रहेगा। इरिकवेबली मतलब अपरिवर्तनीय रूप से, मतलब माफ करना, मतलब माफ कर दिया तो कर दिया, बाद में ऐसा नहीं कि आज बोला आज माफ कर दिया, मूड है तो कल जो है वापस बोला, नहीं नहीं नहीं, ये जजमेंट है ये। माफ मतलब माफ, हमेशा के लिए माफ कर दिया, इसलिए बोला इरिकवेबली। ठीक है, तो ऐसा इसको रिकवर नहीं करेंगे, एक बार माफ कर दिया तो रिकवर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है। तो अधोहस्ताक्षरी यहाँ, अब ये तो लास्ट में जाएगा। Irrevocably waives any and all rights to trial by jury in any legal proceedings, in any legal proceedings arising out of। तो यहां से हम इस सेंटेंस को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, arising out of। ठीक है, हम इतने को मतलब इस पोर्शन को पहले बनाने का हम प्रयास करते हैं, इस पोर्शन को यहां तक, अप टू हियर। ठीक है, द अंडरसाइंड अधोहस्ताक्षरी यहाँ एनी लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी कानूनी कार्यवाही में, ज्यूरी के लिए क्या बोलेंगे? न्यायाधीश। न्यायाधीश नहीं होगा, न्याय मतलब ज्यूरी मतलब न्यायाधीश मंडल आप बोल सकते हैं, न्यायिक मंडल बोल सकते हैं। ज्यूरी नहीं तो ज्यूरी को ज्यूरी लिख दीजिए, न्यायिक मंडल भी बोल सकते हैं। एकदम ज्यूरी ठीक लग रहा है नहीं कर रहा है। हाँ तो ठीक है, तो किसी भी कानूनी कार्रवाई में ज्यूरी ही बोल सकते हैं। तो न्यायिक मंडल भी उतना उचित नहीं रहेगा, ज्यूरी को ज्यूरी, देख लेंगे एक बार इस शब्द को देख लेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। ज्यूरी के द्वारा
ट्रायल के लिए क्या शब्द होता है? विचारण। विचारण से। विचारण। विचारण एक और बड़ा अच्छा शब्द होता है ट्रायल के लिए। विचारण। सर जांच भी होता है ट्रायल में। परीक्षण, परीक्षण से। परीक्षण भी होता है। परीक्षण नहीं। देखिए यहाँ ट्रायल बाय कोर्ट वाली बात हो रही है, तो विचारण एक शब्द बिल्कुल सही बताया आप में से किसी एक ने, और एक और बड़ा अच्छा शब्द होता है, ठीक है मुझे याद आएगा बताऊंगा। तो ट्रायल, सुनवाई। सुनवाई इज हियरिंग, सुनवाई इज नॉट ट्रायल। ट्रायल इज, विचारण तो सही है। क्या चलिए, तो परीक्षण टाइप का है सर कुछ। नहीं परीक्षण नहीं, परीक्षण तो एग्जामिनेशन होगा। ये देखिए यार टाइप नहीं चलेगा। अगेन ये आप लोग, ये चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि लीगल अनुवाद में टाइप विल नॉट डू। परीक्षण इज एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षण इज क्रॉस एग्जामिनेशन। अभी आपने क्या बताया, एक आदमी किसने क्या बोला, हियरिंग इज सुनवाई, तो ये ऐसे चलेगा। विचारण इज ट्रायल, ओके। लेकिन एक और अच्छा शब्द ट्रायल का है, मैं आपको बताऊंगा अगर याद आएगा तो, नहीं तो मैं बाद में ग्रुप में डाल दूंगा लिख के, एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो खैर चलिए, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे कि ज्यूरी के द्वारा विचारण एंड ऑल राइट्स टू के सभी, विचारण के सभी अधिकारों, सभी अधिकारों को क्या होगा, अधिकारों एनी एंड ऑल, किन्हीं या सभी। ये लीगल टर्म्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, किन्हीं या सभी। मतलब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि मैं सभी बोला तो कोई एक नहीं होगा और कोई एक बोला तो इसलिए कोई भी एस्पेक्ट इसमें छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए यहाँ कह रहा है कि किन्हीं मतलब किसी भी या सभी अधिकारों को अपरिवर्तनीय रूप से, इरिकेबली वेप्स ऑफ मतलब माफ करता है। अधोहस्ताक्षरी यहाँ कानूनी मतलब किसी कानूनी कार्रवाई में ज्यूरी के द्वारा विचारण के ज्यूरी के द्वारा विचारण के किन्हीं या किसी या सभी अधिकारों को अपरिवर्तनीय रूप से वेब्स मतलब माफ करता है। ठीक है, माफ करता है भी हो सकता है। वेब्स के लिए यहाँ पे हम इरिकेबली अपरिवर्तनीय रूप से उसकी छूट देता है भी हम कह सकते हैं कि विचारण के सभी के किन्हीं या सभी अधिकारों से अपरिवर्तनीय रूप से छूट प्रदान करता है। वेब्स ऑफ मतलब माफ करता है, थोड़ा ऐसा लग रहा है क्योंकि वो विचारण से हमें छूट देना है ना, तो विचारण से मतलब ट्रायल नहीं चलेगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं कि ट्रायल जो है ना, ट्रायल के जो राइट है ज्यूरी के द्वारा, उससे इसे एग्जेम्प्ट किया जाता है, एक तरीके से ये कहना चाहता है। मतलब उससे इसको माफ किया जाता है, वो नहीं किया जाएगा। तो छूट भी बोल सकते हैं, माफ भी ठीक है चलेगा, ऐसा मतलब गलत नहीं होगा। अब इसको अलग क्यों किया गया, तो अलग क्यों किया, फॉर द मतलब ट्रांसलेशन थोड़ा आसान करने के लिए। नहीं तो इससे पहले इसको भी हम डालते हैं राइजिंग आउट ऑफ और रिलेटिंग, लेकिन हम ऐसे डाल सकते हैं कि अपरिवर्तनीय रूप से क्या किया, वेब्स मतलब उससे छूट दिया या उसको माफ किया। अराइजिंग आउट ऑफ जो, अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक कन्वेंशन जो लगा दिया है ना, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका अनुवाद हो जाएगा आसान। नहीं तो क्या होगा, इसको यदि हम लोग अंदर डालेंगे ना, मतलब ये इसी सेंटेंस में, तो ये बन जाएगा पूरा एक सेंटेंस ही, और इरिकवरेबली वेब्स ये पूरा लास्ट में आएगा, लेकिन थोड़ा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको फॉर्म करना। इसीलिए चूंकि अराइजिंग आउट ऑफ बोल रहा है, तो जो arising out of or relating to this agreement or the transactions contemplated hereby, तो जो बोल के हम इस पूरे पोर्शन को आगे से काट देते हैं। जो क्या करता है, जो क्या करता है, जो इस अनुबंध से, जो इस समझौते, दिस एग्रीमेंट अथवा ट्रांजैक्शंस, मतलब इस समझौते अथवा ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। हाँ जी, संव्यवहार।
समव्यवहार बहुत सही शब्द है, समव्यवहार। तो समव्यवहार भी बोलते हैं ट्रांजैक्शन को, ठीक है, बिल्कुल सही, एकदम एकदम एक्यूरेट। ये सब वर्ड आप लोग नोट करते चलिए, बहुत मतलब ये सब वर्ड काम आएंगे आपके। समव्यवहार, लेन देन भी बोल सकते हैं, समव्यवहार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस समझौते अथवा द ट्रांजेक्शंस कंटेम्पलेटेड हियर बाई, इसके द्वारा कंटेम्पलेटेड मतलब गहराई से विचार किया गया। गहराई से विचार। नहीं तो इसके द्वारा उपजे नहीं, इसके द्वारा उत्पन्न, गहराई से विचार तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, उत्पन्न में भी वो शब्द नहीं आ रहा है। इसके द्वारा सर विचार किए गए समव्यवहार, परिकल्पित भी बोल सकते हैं आप, परिकल्पित या उपजे या उत्पन्न, अगर नहीं आया तो उत्पन्न भी बोल सकते हैं, चलेगा। गहराई से विचार किया हुआ, या इसके द्वारा गहराई से विचार किए हुए लेन देन, ऐसा नहीं होगा ना, गहराई से विचार नहीं, इसके द्वारा गहराई से विचार किए हुए लेन देन, संकल्पित, परिकल्पित बोल सकते हैं। समव्यवहार, समव्यवहार हम कहते हैं अराइजिंग आउट ऑफ, मतलब तो ऐसे समव्यवहार से अराइजिंग आउट ऑफ से उत्पन्न होते हैं, अराइजिंग से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कहा कि जो ऐसे समझौते अथवा इसके द्वारा, हेयर बाई अथवा इसके द्वारा कंटेम्पलेटेड मतलब गहराई से विचार किए हुए, परिकल्पित भी ठीक है, परिकल्पित या अनुध्यात, क्या परिकल्पित या अनुध्यात किया गया। ऐसा मत करिए कि कल से जो हमारे साथी जो है बोले कि सर अब बस रख देते हैं, अब नहीं करेंगे तैयार। परिकल्पित तक तो ठीक है, ठीक है। नहीं गौरव जी ऐसा अनुवाद मत कर दीजिएगा कि जो इवेल्युएटर है ना वो भी डिक्शनरी ढूंढने लगे, बोला ये कहाँ है। ये हिंदी नहीं समझ में आ रहा था सर, अनुध्यात, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। लीगल ट्रांसलेशन कर करके ना कभी इलीगल फील होने लगता है। नहीं एकदम सही है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया हेयर बाई, ठीक है। तो ये से उत्पन्न होते हैं, अराइजिंग आउट ऑफ, वो तो आसान है। इस तरीके से क्या हुआ कि ये मुश्किल था। अच्छा इसको अगर हम कोई एक आदमी पढ़े जिसने किया है, तो मैं एक बार हम लोग मतलब जस्ट आउट ऑफ द प्रैक्टिस हम देखते हैं कि अगर हम इसको जो बोल के जो हमने साइड किया, अगर वो ना करते तो भी क्या बन सकता था, और बनता तो कैसा बनता। ऋतुराज बोलिए तो एक बार। अध्वस्ताक्षरी यहाँ किसी भी कानूनी कार्रवाई में जूरी के द्वारा विचारण के किन्हीं या सभी अधिकारों से अपरिवर्तनीय रूप से छूट। अब एक मिनट, किसी भी ऐसे कार्रवाई में जो, अब जो के बाद पढ़िए, जो इस समझौते अथवा इसके द्वारा परिकल्पित समव्यवहार से उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद कंटिन्यू, जो जहां अंदर जो हमने डाला, किसी भी कानूनी कार्रवाई में जो, तो कार्रवाई में के बाद जो आपने लिखा है, जो ज्यूरी द्वारा, मतलब कार्रवाई में ज्यूरी द्वारा, तो क्या होता है ये कार्रवाई में जो विचारण के, जो ऐसे विचारण और समव्यवहार उत्पन्न होता है में ज्यूरी द्वारा विचारण के सभी अधिकार हो। तो ये ऐसे समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हेलो, किसी भी कानूनी कार्रवाई में विचारण के किन्हीं या सभी अधिकारों से अपरिवर्तनीय रूप से ज्यूरी के द्वारा, ऐसे करके बोल रहे हैं, ऐसे होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो हमने जो इस समझौते या समव्यवहार के उत्पन्न होने में फिर ज्यूरी द्वारा विचारण के सभी अधिकारों को अपरिवर्तनीय रूप से छूट देता है। तो ऐसे करके जो वाला जो ये पूरा पोर्शन था वो वहां जाकर के फिट हो जाता, तो वैसे भी बन सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता और कंफ्यूज करता आपको बनाते वक्त। तो ये दोनों तरीके से आपका यहाँ पे अनुवाद हो जाएगा। ये अलग आपने कर दिया तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। दिस एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द एंटायर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज हियर टू मतलब
हेयर टू मतलब ये तो देखिए यहाँ- ये बहुत क्लियर है। यहाँ- हेयर टू मतलब यहाँ के, हेयर इन मतलब यहाँ पर, इसमें या एक मिनट, या इसमें, ठीक है। देयर ऑफ मतलब उसके, उसके। देयर इन मतलब उसमें। तो इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका मतलब बस इतना ही है। कई बार हम लोग लगते हैं अरे हेयर इन आफ्टर मतलब, हेयर इन आफ्टर मतलब, तो हेयर इन आफ्टर मतलब इसमें अ, इसके इसके बाद, हाँ इसके बाद मतलब इसमें बाद कहने का मतलब है कि इसके बाद हाँ हाँ, तो वो उस तरीके से, तो हेयर इन आफ्टर तो ज्यादा उस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे शब्द बड़े यूज किए जाते हैं लीगल टर्म में। और ऐसे आप हेयर टू देखेंगे ना, एक प्रथम दृष्टया हम लोग भी कानूनी भाषा बोलने लगे, प्रथम दृष्टया तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कुछ अलग ही शब्द है। हेरेटो तो नहीं, पता नहीं क्या आ गया, कौन सा शब्द है, आपको घबराना नहीं है। और एक्चुअली प्रॉब्लम होती है जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो एग्जाम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, ये चीजें आपको और मतलब दिमाग को ना कभी कभी थोड़ा बांध देती है। और इसी में जो अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखते हैं ना थ्रू दीज एक्सरसाइजेज जो भी आप कर रहे हैं, तो लगता है कि नहीं हमने किया है, हम इस तरह के सिचुएशन से गुजरे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं सिमुलेटर सिचुएशन ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग मॉक टेस्ट बोलते हैं, कि वो सिमुलेट किया हुआ एक समय, टाइम और एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। आप लोग कैसे करते हैं आई डोंट नो, बट होना यही चाहिए कि आप आइडियली कायदे से उतने देर में बैठ करके उतना ट्रांसलेशन करें, बिल्कुल घड़ी देख करके। सो आप जो आपके सोचने की जो क्षमता होगी ना, दैट विल इनहेंस, स्पीड विल इनहेंस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। This agreement constitutes the entire agreement between the parties hereto with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior and contemporaneous agreements, understandings, negotiations and discussions, whether oral or written, of the parties. क्या शब्द आपके लिए मुश्किल है? कॉन्टेम्पोरेनियस मुश्किल हो सकता है। कंटेम्पोरेनियस क्या होता है? मतलब समकालीन। काली ठीक है, बिल्कुल सही है, समकालीन, बिल्कुल सही है। कंटेम्परेरी से कंटेम्पोरेनियस बना है, ठीक है। और क्या शब्द है? बाकी तो अंडरस्टैंडिंग बताइए, नेगोशिएशन आपको बताइए, डिस्कशन पता है, ओरल रिटेन पार्टीज से पता है आपको, सुपरसीड्स पता है आपको, तो ऐसा और कोई शब्द इसमें भी पता है नहीं। चलिए बताइए। हियर टू मतलब यहाँ पर, यह समझौता पक्षों के बीच के संपूर्ण समझौते को क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है का मतलब कंस्टिट्यूट करता है मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे कि हाँ हाँ होता है, बस उतना ही काफी है। यह समझौता यहाँ पर पक्षों के बीच अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर हियर ऑफ मतलब इस विषय से संबंधित के संबंध में, सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय से हो जाएगा, इस विषय के संबंध में संपूर्ण समझौता, इस विषय के संबंध में संपूर्ण समझौता है। यह समझौता, फिर से यह समझौता यहां पर पक्षों के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर हियर ऑफ, इसके विषय के संबंध में संपूर्ण समझौता है। तो ये यहां पर यह समझौता पक्षों के बीच इस विषय के संबंध में संपूर्ण समझौता है, ठीक है। यह समझौता यहां पर पक्षों के बीच, हेलो, पक्षों के बीच इस विषय के संबंध में संपूर्ण समझौता है।
एंड आ गया आपका, एंड के बाद एवं एंड सुपरसीड्स ऑल प्रायर एंड कंटेम्पोरेनियस एग्रीमेंट्स, और सभी प्रकार के पूर्व एवं समकालीन समझौतों और अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता और अंडरस्टैंडिंग में क्या अंतर होगा? समझौता और समझ में। हाँ, मतलब समकालीन समझौतों, अंडरस्टैंडिंग्स मतलब समझ या समझौते, उसको भी समझौता ही बोल सकते हैं, समझ बोल सकते हैं। नेगोशिएशंस मतलब नेगोशिएट करना से। नेगोशिएशन मतलब विमर्श। विमर्श, ठीक है। एवं चर्चाओं, है ना, विमर्श एवं चर्चाओं, चाहे मौखिक हो, चाहे मौखिक हो या लिखित। अच्छा, तो एवं here to एवं subject matter hereof and supersedes एवं एवं यह पक्षों के बीच, क्योंकि ये ऑफ द पार्टी जा रहा है तो इसको हम शुरू में हमें लेकर के आना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि ऑफ द पार्टी है। एवं पक्षों के सभी प्रकार के, पक्षों को पहले जाएंगे यहाँ पर फिट करेंगे, सभी प्रकार के ऑल प्रायर पूर्व एवं समकालीन समझौतों, उसके बाद प्लेन समझौतों, मतलब खाली समझौते लिख दीजिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग से समझ इतना उचित है तो समझौता है। नेगोशिएशन, विमर्श और चर्चाएं, चाहे मौखिक हो या रिटेन लिखित को सुपरसीड करना मतलब सर सबको पीछे छोड़ देना। हाँ, तो इसके लिए शब्द होगा अधिगृहित। क्या होगा? अधिगृहित। सुपरसीड करता है मतलब अधिगृहित करता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा बन जाएगा। तो यहाँ तो आसान इसलिए था क्योंकि बीच में आपको एंड मिल गया और एकदम से बीच में मिल गया तो यहाँ से आपने तोड़ दिया, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो ये 5 सेंटेंस हमने करे, ऐसे ही 5 सेंटेंस और हैं आपके स्क्रीन पे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे करेंगे और संभवतः कल सुबह 8 बजे हम लोग अगले सेशन के लिए मिलेंगे। आज से अगले 5 दिन इस तरह का जो सेशन है वह प्रतिदिन चलेगा। ये सेशन या तो सुबह 8 बजे चलेगा और या तो रात के 9 बजे चलेगा। कब चलेगा उस समय मैं बता दूंगा आपको, एक दिन पहले बता दूंगा। और शाम को 8 बजे, हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। जी सर, आ रही है। और शाम को 8 बजे निश्चित तौर पे प्रतिदिन 100 शब्दों को आप लोग अभ्यास करेंगे। 100 शब्दों की सूची जो है वो मैं मतलब सूची तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है ही, वो सूची जो है आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। 500 शब्दों को आपको, मतलब मेरा कल से ये प्रयास रहेगा कि मैं सुबह 10 बजे आपको 100 शब्दों की सूची दे दूं और उन 100 शब्दों सूची का पीडीएफ पर एक बार डाल देते हैं। हाँ, उन 100 शब्दों को आप लोग दिन में रट्टा मार लें, पढ़ लें और शाम को 8 बजे से मैं नहीं रहूंगा सेशन में, आप लोग रहेंगे। हमारे उस सेशन के कैप्टन अपने गौरव जी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहूंगा, लेकिन मैं केवल एज ए लिजनर रहूंगा, मतलब मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं और उसमें कुछ पढ़ने पढ़ाने वाली बात नहीं, केवल अभ्यास। एक आदमी पूछेगा बाकी लोग बताएंगे, फिर कोई और पूछेगा बाकी लोग बताएंगे, ऐसे करके रैपिड फायर में 100 शब्द आपको घंटे भर में कर लेंगे। और उसके अतिरिक्त एक सेशन या तो मॉर्निंग 8 बजे से और नहीं तो सुबह रात को 9 बजे से। नहीं ममता जी, एकदम से कंपल्सरी मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि थोड़ी और भी लायबिलिटीज हैं, पर एनीवे अगर हम मॉर्निंग में करेंगे तो हर हालत में उसका वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा। ठीक है सर, मॉर्निंग में 7 बजे ठीक है सर, ऑफिस है 8 बजे। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऑफिस रहेगा 8 बजे ना, तो ठीक है 7 बजे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास मैं करूंगा शाम के लिए ही, पर अगर शाम का जैसे हाँ अभी एसएससी भी हमारे बिल्कुल एकदम सर पे खड़ा है, तो हाँ उसके लिए भी जो है हमें शुरुआत करनी है, तो कई सारी चीजें हैं। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं, तो कर लेंगे। वैसे भी एक ही सेशन क्लैश होगा थर्सडे, तो देख लेंगे, या फिर ऐसा कर लेंगे केवल थर्सडे वाला मॉर्निंग कर लेंगे, बाकी दिन हम रात को 9 बजे करेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्सडे से जो है हम एसएससी के लिए अलग से जो हमारा मतलब एक रिवीजन पूरा फुल, मतलब एक बोल सकते हैं क्विक रिवीजन वाला जो सेशन है दैट विल स्टार्ट ऑन थर्सडे।
तो उस दिन से शुरू करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों की। तो जो भी है आगे ऑन द वे है, और उसके लिए भी हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो तैयारी हमें पूरी तरीके से शुरू करनी है, पूरा सिलेबस रिवाइज भी हमें करना है। ठीक है, सो ये 5 जो बाकी बचे हुए सेंटेंसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दूंगा, लेकिन बस आप लोगों को करना ये है कि इन 5 सेंटेंसेस को आपको आधे घंटे में करना है। जब भी आप बैठे आप यह प्रयास करें कि आप आधे घंटे में इन 5 सेंटेंसेस को करें। तो इससे क्या है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आप पहचान पाएंगे कि आप कितना उसको कर पा रहे हैं। फिर हम लोग अगले सेशन में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कल सुबह करें या फिर कल शाम करें, मैं आपको बता दूंगा टाइम। सो इसके साथ ही आज के सेशन को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। कोई भी किसी का प्रश्न हो तो 1 मिनट में फटाफट पूछ सकते हैं। सर वर्ड्स का पीडीएफ एक बार फिर से एक बार शेयर कर दें। कर देता हूँ, मैं ऑलरेडी किया हूँ, फिर से कर देता हूँ। सर ये जो एसएससी वाले जीएसटी के लिए जो क्लासेस चलेंगी वो रात में चलेंगी कि सुबह में सर? एसएससी वाली तो रात को चलेंगी 9 बजे से, थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, वो तो स्टैंडर्ड है। ओके सर। वीक में 2 रेगुलर क्लासेस चलती हैं और एक स्पेशल क्लास रहती है सैटरडे को। सारी क्लासेस तो रात में ही होती है ना सर? हाँ, ट्यूसडे थर्सडे क्लासेस रात को ही होती है। मीनू क्या पूछ रही हैं आप, क्या ट्रांसलेशन के लिए क्या हो गया? सर आधे घंटे में कितना बोला आपने ट्रांसलेशन के लिए? ये 5 सेंटेंस आधे घंटे में। हाँ सर, आप भी ऐसे बोल रहे हैं, हम 5 सेंटेंस आधे घंटे में नहीं कर सकते हैं। आप हमारी काबिलियत पे उंगली उठा रहे हैं। करके दिखाइए, देखते हैं। जितने लोग ईमानदारी से आधे घंटे में 5 सेंटेंस कर देंगे और मुझे बताएंगे सर हमने ईमानदारी से आधे घंटे में कर दिया है, तो फिर मैं ये मान जाऊंगा कि उनके लिए पटना हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट लेटर रेडी रखा गया है, पर ईमानदारी से। चलिए, सो थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सर। कैसा आज का सेशन कैसा रहा? फ्रूटफुल रहा? अच्छा लगा आप लोगों को? शानदार सर। जी सर। ठीक है, तो अभी शानदार तो ठीक है, लेकिन जो एक कल अगर संभव हुआ नहीं कल, तो ये बाकी वाला करेंगे हम, नहीं तो बाकी वाला परसों अगर करें तो कल एक बहुत अच्छा सा इस तरह का मैंने आप लोगों के लिए हिंदी का पैसेज रखा है। एंड अगेन बेट की जो हिंदी के पैसेज के अंदर में जो लीगल वर्ड्स है जो यूज किए गए हैं, मतलब 1-2-3 पैसेजेस हैं, उसके डिस्पाइट ऑफ की आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ की आप कितना अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बेट की आप में से जो सबसे अच्छा कर रहे हैं, गौरव और बाकी लोग भी, तो आप 75% वर्ड्स आपके लिए मुश्किल होगा पकड़ना। 75% वर्ड मतलब नहीं पकड़ पाएंगे, केवल 25% जनरल वर्ड ही पकड़ पाएंगे। तो हाँ, पर मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाए ऐसे पैसेज को देख करके। ऐसा पैसेज एग्जाम में पूछेगा नहीं, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक पैसेज में ऐसे 50 शब्द कराए, हिंदी के शब्द है वो, बहुत बहुत मुश्किल। तो और जो एक्चुअली लीगल टर्म में, जब अब तो आजकल ऐसा हो गया है ना कि लीगल टर्म में भी इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। पहले से भी इंग्लिश का ही किया जाता था, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते थे वो वे यूज करते थे बढ़िया तरीके वाली हिंदी, और एकदम प्रॉपर हिंदी के जो लीगल टर्म है, तो उनकी इंग्लिश मतलब वो ऐसे शब्द हैं जो हमने कभी सुने नहीं, इस तरह के शब्द भी मिल जाते हैं। तो उसको भी हम एक बार करके देखेंगे। तो हो सकता है मान लीजिए कि 10, 20, 50 शब्द ऐसे हमने देखे पैसेज में, 50 में से एक आध भी दिमाग में रह गया, और अगर कहीं एक आध पूछ दिया, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे पूछ देंगे जो मतलब विच विल मेक सम कैंडिडेट स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, जो फाइनली आने वाले हैं। तो ये भी मतलब हो सकता है। तो अगर उस तरीके के कुछ शब्द यदि आपने कर दिया तो कर लें आप। ठीक है, कल की क्लास कितने बजे होगी? बहुत अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन है प्रियंका जी, मैं आप लोगों को बता दूंगा। आई इंटीमेट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। थैंक यू सर।